नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि महिला आरक्षण बिल की सच्चाई क्या है, इसका इतिहास क्या है ना। महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी जो दी गई उसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई और वर्तमान में महिलाओं को आरक्षण कितना है, और इसके बाद जो अभी नया बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बारे में क्या बातें हैं, उसमें कौन से प्रावधान है, कब से लागू होंगे, इनके बारे में बिल्कुल आसान भाषा में आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा क्लियर रूप से। इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो चलिए इसमें बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि सर्वप्रथम अगर हम देखें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला था, तो भैया 1899 में सन 1900 के आसपास में ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। ये पहली बार महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे, यहाँ पर वोट डालने का अधिकार दिया गया था। देखिए महिलाओं की शुरुआत जो होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक पहला देश है जहां पर पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1899 के आसपास में दिया गया। अगर भारत में देखें वोट डालने का अधिकार महिलाओं को कब मिला, तो अगर देखा जाए सर्वप्रथम त्रावणकोर राज्य में और झालावाड़ राज्य में, मद्रास राज्य थे जो स्पेशल ये यहाँ पर दिया गया था। लेकिन एक ठीक समय से अगर देखा जाए ब्रिटिश भारत में, तो सबसे पहले 1921 में अधिकार दिया गया था, और ये अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत इनको फिक्स किया गया था। कौन सा अधिकार? वोट डालने का अधिकार महिलाओं को यहाँ से दिया गया। लेकिन दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर वोट डालने का अधिकार तो था ही, और साथ साथ में महिलाओं को कुछ अन्य लाभ भी देने की शुरुआत हुई। अगर ठीक तरह से देखें दोस्तों, महिलाओं के आरक्षण की बात अगर हम करें कि आरक्षण की शुरुआत महिलाओं को कब से हुई, तो आपको पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन और इसके अलावा दोस्तों 74वें नंबर का जो संविधान संशोधन है जो कि 1992-93 में हुए, वहां पर सर्वप्रथम इन संविधान संशोधनों के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई। सर्वप्रथम दोस्तों नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में जो है यहाँ पर क्या हुआ, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। पंचायतों में और नगर पालिकाओं में कितने परसेंट? 33% महिलाओं को आरक्षण सबसे पहले दिया गया, वो भी पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में। 33% सीटें जो है महिलाओं की रिजर्व कर दी गई थी हर बार के इलेक्शन में। बात समझ में आई? तो ये तो केवल पंचायतों में और नगर पालिकाओं तक ही सीमित था महिलाओं का आरक्षण। लेकिन अगर हम इसी तरह से बात करें कि जो राज्य की विधानसभा होती है ना, और इसके अलावा जो देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, यहाँ पर भी तो महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है। क्योंकि आज देखें तो सबसे ज़्यादा सांसदों की संख्या पुरुष में है, पुरुष वर्ग में आती है। महिलाओं की अगर कैटेगरी देखें तो सांसदों की संख्या बहुत कम है ना। अगर हम लोकसभा में देखें तो वर्तमान में 78 सिर्फ महिलाएं हैं, जिनमें से 545 अगर टोटल आपके सांसद हो सकते हैं लोकसभा में, तो सिर्फ महिलाओं की संख्या 78 है, जो कि कुल सदस्यों का 15% ही है। और इस 15% को 33% पर ले जाना है महिलाओं की संख्या को, इसीलिए ये महिला आरक्षण बिल आपके सामने इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो रहा है। क्लियर? राज्यसभा में इसी तरह से देखें वर्तमान में तो संख्या 31 है महिलाओं की संख्या, जिसमें से 250 संख्या हो सकती है अधिकतम सांसदों की राज्यसभा में, है ना। और ये कुल मिलाकर 13% है वर्तमान में, तो इसको भी 33% में ले जाना है। इसी कारण से दोस्तों क्या है, महिला आरक्षण बिल ये इंट्रोड्यूस हुआ है ताकि महिलाओं की भागीदारी कानून बनाने में बढ़े, तभी तो महिलाओं को ठीक तरह से उद्धार जो है हो पाएगा। अच्छा, महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए सर्वप्रथम 1996 में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। 1996 से इस महिला आरक्षण बिल की शुरुआत होती है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है ये 33% वाला, ये एक ऐतिहासिक बिल है, क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी 1996 में। HD देवगौड़ा साहब की सरकार थी, उस समय PM यही थे, HD देवगौड़ा। तो इनकी सरकार ने दोस्तों 81वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, HD देवगौड़ा की सरकार ने 81वें नंबर का। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, यह सरकार अल्पमत में आई, भाई लोकसभा में पेश किया, अब सरकार अल्पमत में आई तो सरकार गिर गई। और जब सरकार गिर जाती है और कोई विधेयक लोकसभा में होता है तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है ना। लेकिन शुरुआत तो यहीं से हुई थी। अच्छा, अगर इसके बाद देखें तो 1998 में अटल बिहारी जी की सरकार थी, इन्होंने पुनः इस विधेयक को प्रस्तुत किया। लेकिन दोस्तों समस्या क्या हो गई कि गठबंधन की सरकार के कारण यह विधेयक फिर से लैप्स हो गया, एक बार फिर से खत्म हो गया। क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है ना जब, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। अगर राज्यसभा भंग हो जाए तो विधेयक समाप्त नहीं होता है। बात समझ में आ रही है?
क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये आपको पता है। अच्छा, 2008 में मनमोहन सिंह ने इसको पुनः प्रस्तुत किया था, है ना, और राज्यसभा में पेश किया गया इसको मनमोहन सिंह जी की सरकार में। राज्यसभा आपको पता है कि एक स्थायी सदन है, अगर सरकार गिर भी जाती है तो ये विधेयक समाप्त नहीं होता है। उसका रीजन हम आपको बताएं, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है इसलिए वो सदन समाप्त नहीं होता है। वो अगली बार जब भी जो भी अगली सरकार होगी तो वो सीधे फिर राज्यसभा के बाद लोकसभा में ही जाएगा। क्लियर। अच्छा, तो राज्यसभा से ये पारित हो गया था 2008 में, लेकिन लोकसभा में अटक गया था और उनकी सरकार गिर गई बाद में, तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, है ना। हालांकि 2014 में इसके बाद फिर बाद में चर्चाएं हुई थी, लेकिन वो बिल किसी तरह से पेश नहीं हो पाया। लेकिन अब आया है आपका महिला आरक्षण बिल जो आया था, है ना, वो जो कि वो अब लोकसभा से भी पारित हो गया है। लेकिन अब इसके बारे में देखते हैं इसमें है क्या प्रावधान। जो महिला आरक्षण बिल 2023 है, देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। मतलब कि संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, महिलाओं की संख्या कुल सदस्यों का 33% करना इसका उद्देश्य है। ये मिनिमम रहेगा, है ना। इससे ज़्यादा अगर महिलाएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। इस आरक्षण बिल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और इसके अलावा संसद के अलावा अगर देखें जो राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं की संख्या को 33% ले जाना है, हर राज्य की विधानसभा में। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम नोट करके आपको बता दें, अगर देखा जाए सरकारी नौकरी में महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, और सरकारी नौकरी के मामले में ये आरक्षण नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को 33% तक बढ़ाने के लिए यह आपका विधेयक है। ये नौकरी वाला आरक्षण नहीं है, क्योंकि उसमें तो अभी भी आरक्षण है महिलाओं को, है ना। अगर देखा जाए तो 30% के आसपास है, लेकिन अलग अलग राज्यों ने उस पर कानून बनाए हैं, तो किसी किसी राज्य ने तो 50% भी कर दिया। तो नौकरी का आरक्षण एक अलग बात है, वो महिलाओं को मिल रहा है। बात समझ में आई। तो चूंकि यह विधेयक 2008 में यूपीए सरकार के द्वारा यानी कि मनमोहन सिंह के द्वारा राज्यसभा से पारित कराया गया था, परंतु लोकसभा में यह अटक गया था। अच्छा, आपको यहाँ पर एक बात और हम बता दें कि ये जो महिला आरक्षण बिल है, महिलाओं को 33% तक यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा में क्यों देने की जरूरत पड़ रही है, ये आरक्षण आखिर क्या ऐसी जरूरत है। देखिए, आप लोगों को पता है कि भैया महिलाओं की भी भागीदारी होना चाहिए, तभी तो एक सच्चा लोकतंत्र, सही तरह से लोकतंत्र बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। उन्होंने कहा लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही क्या है, लोकतंत्र है। अगर लोगों के द्वारा चुना गया शासन है और लोगों के लिए शासन है तो वो लोकतंत्र है। लेकिन लोगों में आपको महिलाओं की भागीदारी भी तो सुनिश्चित करना है ना, कि केवल पुरुष वर्ग ही जाकर के संसद में बैठेंगे और वही पूरे डिसीजन लेंगे। महिलाओं की भी तो भागीदारी होनी चाहिए, है ना। तो अंबेडकर साहब ने भी इसके लिए एक स्पष्ट लोकतंत्र की परिभाषा दी है कि कोई तंत्र भैया तभी लोकतंत्र बन पाएगा जब उसमें सभी समुदायों की बराबर रूप से भागीदारी हो, है ना। सभी समुदाय मतलब चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे वो SC ST हो या फिर OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, कोई भी हो, सभी की बराबर रूप से भागीदारी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा दी गई परिभाषा है लोकतंत्र की। अब्राहम लिंकन से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि अगर कुछ समुदाय के लोग ही सरकार में बैठते हैं तो वो लोकतंत्र कैसा हुआ, कुछ लोगों का तंत्र उसको कहेंगे, फिर लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लोकतंत्र का मतलब है सभी लोगों की भागीदारी हो, है ना, संसद में भी हो, विधानमंडलों में भी हो, सभी जगह हो। अच्छा, यहाँ पर एक बात करें, जिन राज्यों में जैसे मान लीजिए कि ठीक है महिला आरक्षण बिल पारित हो गया पूरी तरह से, तो ये लागू कब से होगा, ये लागू होगा भैया 2026 में परिसीमन होगा पुनः, और फिर इसके बाद जो अगले चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में यह पुनः से लागू हो जाएगा, फिर से लागू हो जाएगा। ये मतलब पहली बार तभी लागू होगा 2028-29 के आसपास। क्लियर। तो अच्छा, अब आप यहाँ पर सवाल पूछेंगे कि जिन राज्यों में, जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लोकसभा की एक ही सीट है या जहाँ पर लोकसभा की 2 ही सीट है, तो वहाँ पर 33% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है भैया। तो एक चीज़ समझिए, जिन राज्यों में एक ही सीट है तो वहाँ पर क्या होगा, 2 बार महिला सीट आएगी, पुरुष सीट आएगी, सामान्य सीट आएगी, पुरुष नहीं आएगी, सामान्य सीट आएगी, जनरल आएगी, कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन, लेकिन एक बार स्पेशल महिला सीट आएगी तीसरी बार, है ना, यानी कि 1/3 रहेगा यहाँ पर भी। तो जिन राज्यों में 1 या 2 ही लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सामान्य सीट एक बार आई, सामान्य सीट वहाँ पर क्या होगा 2 बार रहेंगी, और तीसरी बार क्या होगा, आरक्षित महिला आरक्षित सीट वहाँ पर रहने वाली है। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर पूरा याद रखना है। अच्छा, अगर पारित हुआ तो 2026 में प्रभावी होगा परिसीमन के बाद,
क्लियर, ये बात आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर जो है याद रखना है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो महिला आरक्षण बिल है, चलो यह महिला आरक्षण बिल पारित हो जाता है तो इनमें संविधान के कौन कौन से आर्टिकल में बदलाव होने वाला है। तो देखिए भैया, 332 जो आर्टिकल मूल रूप से था उसमें 332 ए जोड़ा गया, 332 ए जोड़ा जाएगा। राज्य विधानसभाओं में महिला को आरक्षण दिया जाएगा 332 ए के तहत। किनमें? राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और उसके अंदर ही SC ST की महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर, जो 33% महिला आरक्षण है उन महिलाओं में SC ST के लिए की जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से स्पेशल आरक्षण होगा। क्लियर, 239 ए डबल ए है ना, 239 ए का सब आर्टिकल ए जो है वो दिल्ली जैसे पुडुचेरी है, इन केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं यहाँ पर इस महिला आरक्षण को लागू करने के लिए है 239 ए का सब आर्टिकल ए। अच्छा, परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाना है, ये तो आप सभी को पता है 2026 में। अच्छा, अनुच्छेद 330 जो आर्टिकल था मूल रूप से उसमें 330 ए जोड़ा जाएगा और उसके माध्यम से लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण का जो प्रावधान 330 में न था वहाँ पर महिलाओं के लिए भी जो है 330 ए के तहत लोकसभा में प्रावधान कर दिया जाएगा और राज्यसभा में प्रावधान कर दिया जाएगा। तो इन मूल रूप से 332, 239 ए, 330 ए ये मुख्य आर्टिकल जोड़े जाएंगे संविधान में। 332 ए, 239 ए का सब आर्टिकल ए, 330 ए, तो ये कुछ अनुच्छेद जोड़े जाएंगे। क्लियर, तो ये अभी वर्तमान में अगर हम इसकी स्थिति देखें तो राज्यसभा से भी पारित हो गया है, ये अच्छे बहुमत के साथ हैं। लोकसभा से भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया है। देखो, जहां से भी पारित होगा तो विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से ही उसको पारित किया जाएगा। इस बात को आप सभी लोग जो है ठीक तरह से याद रखेंगे। अब इसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर होना बाकी है। राष्ट्रपति जिस दिन इसमें हस्ताक्षर कर देंगे तो उसके बाद यह जो आपका बिल है ये क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अभी क्या है? यह बिल है, सिर्फ विधेयक है। क्लियर, तो इतनी सारी बातों को आप सभी को दोस्तों याद रखना है। मिलते हैं अब हम इसी तरह के अगले स्पेशल वीडियो में, है ना। और आपको इन जो जितने भी स्पेशल वीडियो हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं सभी वीडियो का आपको भरपूर लाभ उठाना है पूरी तरह से। आप अगर चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, आराम से बातों को सुनते हुए लिख सकते हैं और समझ अपनी डेवलप जो है कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि यह जब आपका विधेयक पारित हो जाएगा तो ये 15 साल के लिए प्रभावी होगा दोस्तों, और 15 साल के बाद इसमें पुनः से रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा इसकी फिर से की जाएगी। फिर देखा जाएगा कि आखिर इस आरक्षण की वजह से महिलाओं का विकास डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की, अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आरक्षण दिए जा रहे हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि महिलाएं आगे ना बढ़ जाएं, शासन में प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित ना हो जाए, तब तक ये आरक्षण बहुत ही ज़्यादा कारगर रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसका विरोध करते हैं, लेकिन इस विधेयक का विरोध बहुत ही कम हुआ है। अपोजिशन की पार्टी जो है उसने भी इस विधेयक का जो है समर्थन किया है भैया, यहाँ पर इस बात को याद रखना है। तो इसका विरोध कम ही लोगों ने किया है, समर्थन करने वाले इसमें बहुत सारे लोग हैं। क्लियर, तो इतनी सारी बातों को आप सभी को क्लियर क्रिस्टल करके दिमाग में रखना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।